हेलो दोस्तों, द अंडरकवर मिलियनेयर कहानी के एपिसोड नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो आपकी पसंद की है और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो ये गलत बात है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आज के एपिसोड में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। नक्श की आखिरी उम्मीद अब वो कार्निवल बन चुका था। उसमें लाखों लोग आने वाले थे और उसके लिए आखिरी मौका था जब वो अपनी पल्लवी को ढूंढ निकाले। उन्होंने रात को पूरी ही तैयारी कर ली। थक कर वो अपने रूम में जाकर सो गई। उस रात पूरी रात नक्श को नींद ही नहीं आई। उसका दिल कह रहा था कि उसको उसके पल्लवी की कोई ना कोई खबर तो जरूर मिलेगी। अगले ही दिन दोनों के दोनों सुबह तैयार हुए और उन्होंने अपने फूड ट्रक को लोड किया और कार्निवल की तरफ निकल पड़े। जब वहां पहुंचे तो सुबह के 10 बज रहे थे। मीलों तक फैले उस विशाल मैदान में रंग बिरंगे टेंट, आसमान छूते जॉइंट व्हील, हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें और दुकान दुनिया भर की और व्यंजनों के लगे स्टॉल्स थे। इस मेले में सिर्फ हैदराबाद के लोग ही नहीं बल्कि फॉरनर्स और आसपास के दर्जनों गांव के लोग भी अपना सामान बेचने और घूमने आए थे। धूल शोरगुल लाउड स्पीकर पर बजते गाने, हजारों लोगों की भीड़ और यह जगह किसी भी इंसान को भटकाने के लिए काफी थी। नक्श ने बहुत ही चतुराई से अपने छोटे हाथी को मेल के मेन फूड कोर्ट और एंट्री गेट के बिल्कुल बीच में बहुत ही शानदार जगह पर पार्क किया था। इसके बाद निशा ने अपना काउंटर सेट किया। ग्रिल गर्म हो चुकी थी और ताजे बटर चीज और सिकते हुए बर्गर की खुशबू हवा में फैलने लगी। निशा ने भीड़ को देखकर आंखें फाड़ कर नक्श से कहा, भाई, यहाँ तो सच में पैर रखने की भी जगह नहीं। वहीं नक्श के हाथों में पल्लवी की तस्वीरों का बंडल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। नक्श ने अपनी नजरें उन जैन सैलाब में दौड़ते हुए कहा, यही तो हमें चाहिए था निशा। इन हजारों की भीड़ में कोई न कोई गांव वाला ऐसा जरूर होगा जो उस इलाके से आया होगा जहां सफेद मारुति वैन गई थी। तुम काउंटर संभालो, मैं लोगों से पूछना शुरू करता हूँ। नक्श गाड़ी के आसपास से गुजरने वाले हर इंसान को, चाहे कोई विदेशी हो या कोई गांव का बूढ़ा इंसान, पल्लवी की फोटो दिखाने लगा। नक्श हर किसी के सामने हाथ जोड़कर पूछ रहा था, अम्मा, क्या आपने इस लड़की को देखा? इधर निशा के स्वादिष्ट फास्ट फूड की महक ने अपना जादू कर दिया था। विदेशी सैलानियों ने लेकर कॉलेज के बच्चों तक सब निशा के छोटे हाथी के बाहर लाइन में लगकर खड़े होने लगे। निशा के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। ऐसे ही दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। मेले में भीड़ अपने चरम पर थी और तभी उस फोर्ड कोर्ट के इलाके में एक आदमी हाथ में एक मोटा डंडा लिए, खाकी पैंट और आधी बांह की शर्ट पहने बहुत ही अकड़ के साथ दाखिल हुआ। उसके गले में एक मोटी सी सोने की चैन थी। छाती पर एक आई कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, अक्षय, सिक्योरिटी इंचार्ज। अक्षय इस पूरे कार्निवल का हेड सिक्योरिटी इंचार्ज था, लेकिन असल में वो एक नंबर का भ्रष्ट और लालची गुंडा था। उसने अपनी सिक्योरिटी की नौकरी की आड़ में इस मेले को अपनी जागीर समझ लिया था। वो मेले में लगे हर एक छोटे ठेले वाले, गुब्बारे बेचने वाले और आइसक्रीम वाले से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हफ्ता वसूल रहा था। अक्षय ने गरीब से गुब्बारे वाले को डंडे से धक्का देकर कहा, ए बुड्ढे, 100 रुपए निकाल। आगे से उस बूढ़े ने गिड़गिड़ा कर कहा, साहब अभी तो बोहनी नहीं हुई है, शाम को ले लेना। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय अक्षय ने कुर्ता से कहा, शाम को तेरा बाप देगा, अभी निकाल वरना तेरा सारा गैस का सिलेंडर फोड़ दूंगा। ये कहकर उसने करीब उस गरीब से जेब से जबरदस्ती पैसे निकाल लिए। अक्षय की नजर अचानक उस भीड़ भाड़ वाले छोटे हाथी पर पड़ी। उसने देखा कि उस गाड़ी पर सबसे ज्यादा भीड़ है और एक लड़की लगातार पैसे गले में डाल रही है। अक्षय की आंखों में लालच आ गया। वो अपना डंडा जमीन पर ठोक कर अकड़ में निशा के काउंटर की तरफ जाकर आ गया। उसने वहां खड़े ग्राहकों को धक्का देकर साइड किया। अक्षय अपने भारी और घमंडी आवाज में निशा की तरफ देखकर कहा, ये लड़की, तेरी ये गाड़ी नहीं दिख रही है, क्या तुम्हारे पास इसे लाने की यहाँ लगाने की परमिशन है? वह निशा अपने काम में बिजी थी, लेकिन अक्षय की यह भारी आवाज सुनकर वो सहम गई। निशा ने बहुत ही अदब से कहा, जी भैया, हमने मेरे के मैनेजमेंट ऑफिस से गाड़ी लगाने की पूरी फीस 500 रुपये रोज के हिसाब से जमा करवा दी है। हमारे पास रसीद भी है। ये कहकर वो रसीद निकालने लगी उसको दिखाने के लिए, लेकिन तभी अक्षय ने काउंटर पर डंडा मार कर कहा, रसीद गई भाड़ में। मैनेजमेंट को फीस दे दी, लेकिन मेरी प्रोटेक्शन मनी कौन देगा? इस मेले में अगर गुंडों से, चोरी से और आग लगने से अगर गाड़ी बचानी है तो मुझे रोज के 1000 रुपये देने होंगे। चल निकाल 1000 रुपये का पत्ता। जिससे कांच की प्लेट भी खसक गई।
निशा के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, 1,000 रुपए? भैया, ये तो बहुत ज्यादा है। हम तो सिर्फ 40-50 रुपए का बर्गर बेचते हैं। इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं होगी। हमने आपको कोई पैसे नहीं देने, हमने लीगल तरीके से जगह ली है। निशा का यह साफ इनकार सुनकर अक्षय का गुरूर भड़क गया। एक मामूली सी ठेले वाली लड़की ने इस पूरे मेले में सिक्योरिटी इंचार्ज को मना कर दिया। अक्षय ने गुस्से में डंडा उठाकर कहा, तेरी जुबान बहुत चल रही है, हैं? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? 1 मिनट में अभी के अभी तेरी इस गाड़ी को क्रेन से उठवाकर कबाड़ खाने में फिकवा दूंगा। ये सारा माल सड़क पर फेंक दूंगा। ये कहते हुए अक्षय ने निशा के काउंटर पर रखे बर्गर के बंस के पैकेट को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि अक्षय की उंगलियां उस पैकेट को छू पाती, एक हाथ ने हवा में ही अक्षय की कलाई को बहुत ही खौफनाक तरीके से, लेकिन बिना झटके के, मजबूती से पकड़ लिया। अक्षय ने मुड़कर देखा, ये नक्श था। नक्श कुछ देर से वहीं पर खड़े लोगों को पल्लवी की फोटो दिख रहा था। उसने अक्षय की सारी बदतमीजी सुन ली थी। नक्श ने अक्षय की कलाई को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। नक्श के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोश और डरावनी शांति थी जो बड़े बड़े माफियाओं को पसीना ला दे। नक्श ने अपनी आवाज को बिल्कुल नीचा और सर्द करके कहा, इस काउंटर के किसी भी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तभी आगे से अक्षय ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करके कहा, तो कौन है वे भिखारी? छोड़ मेरा हाथ, वरना यही डंडा तेरे सिर पर फोड़ दूंगा। लेकिन नक्श की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। नक्श ने अक्षय का हाथ एक झटके में छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में वो चुभने वाली नजर अक्षय के चेहरे पर गड़ी रही। नक्श ने उसे बहुत ही साफ लहजों में कहा, हम मैनेजमेंट को जगह की फीस दे चुके हैं, और रही बात प्रोटेक्शन की, तो मेरी बहन और इस गाड़ी की हिफाजत में खुद कर सकता हूँ। हमें तुम्हारी किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। हम कोई हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी नहीं देते। अब तुम जा सकते हो। नक्श की इस खौफ और रुतबेदार आवाज ने आसपास के खड़े लोगों को भी हैरान कर दिया। अक्षय को अपने ही इलाके में सरेआम बेइज्जती महसूस होने लगी। अक्षय ने दांत पीस कर कहा, तो मुझे सिखाएगा इस अक्षय को? यह कहकर उसने अपना डंडा उठाया, लेकिन नक्श ने वो बिना पलक झपकाए घूरने वाली शेर जैसी दहाड़ देखकर अक्षय के अंदर का गुस्सा एक पल के लिए सहम गया। उसे लगा कि इस लड़के में कुछ तो है जो आम ठेले वाला नहीं लगता। अक्षय ने वहां हंगामा करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि फॉरनर्स और मेले का मैनेजमेंट वहीं आसपास ही था। अगर बात बढ़ती तो अक्षय को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती थी। इसलिए अक्षय ने अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए एक बहुत ही जहरीली मुस्कान देकर कहा, ठीक है बे, बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी इस गाड़ी पर और इस बहन के खाने पर। मैं भी देखता हूं तो इस मेले में अपनी ये गाड़ी कैसे लगाता है। तुझे खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम अक्षय नहीं। ये कहकर अक्षय वहां से पैर पटक कर और गालियां देकर चला गया। उसके जाते ही निशा ने डर कर नक्श से कहा, भाई वो खतरनाक लग रहा है, हमें उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए थे। अगर उसने हमारी गाड़ी हटवा दी तो हम पल्लवी दीदी को कैसे ढूंढेंगे? लेकिन तभी नक्श ने निशा के सिर पर बहुत ही प्यार से सिर हाथ रखकर कहा, डर मत मेरी छोटी बहन। जब तक इंसान सही है, उसे किसी गुंडे के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना काम करो। मेरे होते तुम्हारे काम में कोई गुंडा बाधा नहीं बन सकता। ये कहकर नक्श ने फिर से अपनी तस्वीर लेकर भीड़ में चला गया। वहीं अक्षय वहां से चला तो गया था, लेकिन उसके अंदर अपमान की आग धधकने लगी थी। वो सिक्योरिटी के टेंट के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अक्षय ने अपने डंडे को एक लोहे के खंभे पर मारकर कहा, उस भिखारी की इतनी हिम्मत कि उसने भीड़ भीड़ में मुझे मना कर दिया। इसे तो मैं अपना ऐसा सबक सिखाऊंगा, पूरी जिंदगी फास्ट फूड बेचना भूल जाएगा। पुलिस इसे हथकड़ी लगाकर यहाँ से ले जाएगी। ये बड़बड़ाकर अक्षय ने अपना फोन निकाला और अपने एक लोकल गुंडे दोस्त जग्गू को कॉल किया। जग्गू एक नंबर का मक्कार और ड्रामेबाज आदमी था, जो अक्सर लोगों को फंसाने और ब्लैकमेल करने का काम करता था। 15 मिनट बाद जग्गू अपने मैले कुचेले कपड़े, पान से लाल हो चुके दांतों के साथ अक्षय के पास आया। जग्गू ने खैनी रगड़कर अक्षय से पूछा, क्या बात है भाई, आज कोई मुर्गा फंसाना है क्या? आगे से अक्षय ने एक बहुत ही शैतानी मुस्कान के साथ जग्गू के कंधे पर हाथ रखा, दूर से निशा की गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, वो छोटा हाथी है वाली लड़की और उसका अकड़ू भाई देख रहा है। उन्होंने मेरा हफ्ता देने से मना कर दिया। मुझे उनका बिजनेस हमेशा के लिए बंद करवाना है और उन्हें पुलिस के हवाले करना है। उसके ये बात सुनकर जग्गू हंसा। उसने ठहाका लगाकर कहा, अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोल, क्या करना है? उस गाड़ी में आग लगा दूं? लेकिन तभी अक्षय ने अपना खौफनाक प्लान समझाकर कहा, नहीं बे बेवकूफ, मेले में आग लगाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे। तुम अभी जाओ और उस लड़की से एक बर्गर खरीद। बर्गर लेकर भीड़ में कहीं बैठ जा, और फिर
आधा बर्गर खाने के बाद उसमें कुछ ऐसा मिला दे जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। फिर जाकर वहां ऐसा हंगामा कर कि लोग खुद उनकी गाड़ी से दूर हो जाएं और उनकी गाड़ी तोड़ दे। उसकी यह प्लानिंग सुनकर जग्गू की आंखों में एक गंदी चमक आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, समझ गया भाई, ऐसा ड्रामा करूंगा कि वो लड़की जिंदगी भर बर्गर का नाम नहीं लेगी। इसके करीब आधे घंटे बाद निशा के काउंटर पर भीड़ लगी हुई थी। तभी जग्गू बहुत ही आम कस्टमरों की तरह लाइन में लगा। जब उसकी बारी आई तो जग्गू ने 50 रुपए का नोट देकर कहा, एक चीज बर्गर देना। निशा ने हमेशा की तरह पूरी सफाई और ग्लव्स पहनकर एक बहुत ही शानदार बर्गर बनाया और उसे पेपर में लपेट कर जग्गू को दे दिया। जग्गू बर्गर लेकर थोड़ा दूर गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने बर्गर का एक बाइट खाया। खाते ही उसने खुद से कहा, वाह, टेस्ट तो बढ़िया है। लेकिन फिर उसने अक्षय का प्लान याद कर लिया। जग्गू ने इधर उधर देखा और उसके पास ही कूड़े के डब्बे से एक भिनभिना रही एक बड़ी सी मोटी और हरी मक्खी को देखा। जग्गू ने बहुत ही चालाकी से अपने रुमाल का इस्तेमाल करके उस मक्खी को पकड़ लिया। उसने उस मक्खी को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद किया और अपने दूसरे हाथ में वो खाया हुआ बर्गर ले लिया। अब शुरू हुआ जग्गू का वो हाई वोल्टेज ड्रामा। जग्गू अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने गले में उंगली डालकर जोर जोर से उबकाई लेनी शुरू कर दी। जग्गू पागलों की तरह खांस कर का बोला, तू तू, अरे बाप रे, जहर जहर खिला दिया इसने। वो चिल्लाकर सीधा निशा के काउंटर की तरफ भागा। उसके तेज और अजीब सी आवाज सुनकर आसपास के दर्जनों लोग, फॉरनर्स जो खाना खा रहे थे, बाकी ग्राहक अचानक रुक गए और उसकी तरफ देखने लगे। जग्गू ने निशा का काउंटर पर पहुंचकर उस आधे खाए हुए बर्गर को जोर से काउंटर पर पटक कर कहा, हे लड़की, ये क्या है? क्या तुम लोगों को यहाँ मारना चाहती हो? जहर बेच रही हो तुम? जग्गू इतनी जोर से चीख रहा था कि आवाज पूरे फूड कोर्ट में गूंज गई। वहीं उसको ऐसे चिल्लाता देखकर निशा बुरी तरह से घबरा गई। उसके हाथ से चिमटा नीचे गिर गया। निशा की कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, क्या क्या हुआ भैया? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? तभी जग्गू ने अपने उस बंद मुट्ठी वाले हाथ को हवा में लहरा कर कहा, क्या हुआ? तू पूछ रही है क्या हुआ? ये कहकर उसने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से अपनी मुट्ठी खोली। जग्गू ने अपनी हथेली पर रखी उस मक्खी को दिखाकर कहा, तुम इस घटिया और सड़े हुए बर्गर से ये मक्खी निकल रही है। ये गंदगी खिला रही हो तुम लोगों को। अगर कोई बच्चा इसे खा लेता तो उसकी जान चली जाती। मक्खी, ये शब्द सुनकर वहां खड़े कस्टमर्स में एक भयानक हलचल और फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक औरत ने अपना बर्गर डस्टबिन में फेंक कर कहा, हे भगवान, बर्गर के अंदर मक्खी। तभी एक और आदमी ने गुस्से में कहा, छी, कितनी गंदी जगह है ये लोग पैसा कमाने के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। भीड़ की मॉब मेंटेलिटी बहुत खतरनाक होती है। बिना सच जाने वहां खड़े 50 से ज्यादा लोग निशा को भला बुरा कहने लगे। फॉरनर्स ने भी अपनी भाषा में डिस्गस्टिंग कहकर मुंह फेर लिया। वहीं जग्गू भीड़ को और ज्यादा भड़का रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बंद करो इस गाड़ी को, फूड इंस्पेक्टर को बुलाओ, इन्हें अरेस्ट करवाओ। वहीं उधर अक्षय दूर खड़ा ये सब तमाशा देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अब बोल फटीचर, अब कौन बचाएगा तेरी इस बहन को। वहीं इधर ये सब देखकर निशा की आंखों में आंसुओं की दहार बहने लगी। उसका पूरा शरीर खौफ और बेइज्जती से कांप रहा था। निशा रोकर हाथ जोड़ रही थी। उसने लोगों को आगे गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, भगवान की कसम, मैंने पूरी सफाई से बनाया था। मेरे बर्गर में कोई मक्खी नहीं थी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लोग गालियां दे रहे थे। तभी जग्गू ने आगे बढ़कर काउंटर को धक्का देकर चिल्लाकर कहा, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उसने इतना ही कहा कि भीड़ को चीरता हुआ एक साया काउंटर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। ये नक्श शाह था। नक्श जो कुछ दूर लोगों को पल्लवी को फोटो दिखा रहा था, उसने हंगामा फिर से सुन लिया था। नक्श ने निशा के आंसुओं को देखा। उसका खून एक सेकंड के लिए उबला, लेकिन उसने खुद पर बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल किया। वो जानता था कि अगर वो यहाँ गुंडाई करेगा तो भीड़ उसे और निशा को गलत समझेगी। नक्श ने निशा के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे किया। इसके बाद उसने जग्गू की आंखों में देखकर कहा, क्या बात है? जग्गू ने छाती चौड़ी करके कहा, तो कौन बे? तेरी इस बहन ने मुझे मक्खी वाला बर्गर खिलाया है। ये देख, ये मक्खी इसके बर्गर के अंदर से निकली है। ये मैं तुम लोगों को जेल भिजवा कर रहूंगा। नक्श ने कोई बहस नहीं की। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से जग्गू के हाथ में रखी उस मक्खी को देखा। वहां खड़े 50 से ज्यादा लोग नक्श को घूर रहे थे कि अब ये लड़का क्या जवाब देगा।
नक्श ने उस मक्खी को ध्यान से देखा। तभी नक्श के होठों पर एक बहुत हल्की लेकिन बहुत ही खतरनाक और शातिर मुस्कान आ गई। नक्श शाह कोई अनपढ़ या बेवकूफ इंसान तो था नहीं। वो शाह एम्पायर का वारिस था, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और जिसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता था। नक्श ने उस मक्खी को देखते ही पूरी साजिश को एक सेकंड में डिकोड कर लिया। नक्श ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करके पूछा, तो तुम कह रहे हो कि इसमें मक्खी है, इस ग्रिल्ड चीज बर्गर के अंदर से निकली है? वो इसलिए ऊंचा बोल रहा था ताकि भीड़ में खड़ा है इंसान उसकी बात सुन सके। तभी जग्गू ने ओवर एक्टिंग करके झूठ बोलकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने खुद इसे अपने दांतों के बीच महसूस किया, बाहर थूका। तभी नक्श ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने भीड़ की तरफ देखा और फिर जग्गू के हाथ की तरफ इशारा किया। नक्श ने एक बहुत ही लॉजिकल और तार्किक आवाज में कहा, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। उसकी बात सुनते ही भीड़ में खड़े लोग जग्गू के हाथ की तरफ देखने लगे। तभी नक्श ने एक एक शब्द पर जोर देकर आगे कहा, इस आदमी के हाथ में जो मक्खी है वो अभी जिंदा है, उसके पंख अभी भी फड़फड़ा रहे हैं, वो इसके हाथ पर रेंग रही है। ये बात सुनते ही भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने नोटिस किया कि हाँ, मक्खी सच में जिंदा है और वो अपने पंख भी हिला रही है। वहीं उसकी बात सुनकर जग्गू का चेहरा अचानक थोड़ा पीला पड़ गया। जग्गू ने हकलाकर अपनी बात को कवर करने की कोशिश करके कहा, तो क्या हुआ अगर जिंदा है? कि मक्खी बर्गर के अंदर थी? उसके बाद सुनकर नक्श वो हल्के मुस्कान के साथ एक बहुत ही खौफनाक हंसी में बदल गया। नक्श ने अपनी आवाज में एक ऐसा वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल वजन लाकर कहा, यह ग्रिल चीज बर्गर है मेरे भाई। इस बर्गर को बनाने के लिए मेरी बहन ने बन और टिक्की को चीज डालकर उस इलेक्ट्रिक ग्रिल के अंदर रखा है। उस ग्रिलर का तापमान कम से कम 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वो बर्गर दोनों तरफ से लोहे की गर्म प्लेट्स के बीच भारी प्रेशर में दबकर सेका गया है। एक अगर नक्श ने जग्गू की आंखों में खौफनाक नजर डालकर आगे कहा, क्या तुम में से यहाँ खड़ा कोई भी समझदार इंसान मुझे यह बता सकता है कि 200 डिग्री सेल्सियस की खोलती हुई ग्रिल के अंदर दोनों तरफ से लोहे की प्लेट्स के बीच दबने के बाद कोई मक्खी जिंदा कैसे बच सकती है? उसके पंख दूर उसका वजूद भी जलकर राख हो जाता। लेकिन तुम्हारे हाथ में जो मक्खी है वो बिल्कुल सही सलामत है और उड़ने की कोशिश कर रही है। ये बात नक्श के मुंह से निकलते ही पूरे फूड कोर्ट में जैसे एक बहुत बड़ा बम फट गया। लोगों के दिमाग में जाले एकदम साफ हो गई। विज्ञान और कॉमन सेंस ने एक सेकंड में जग्गू के उस खौफनाक झूठ की धज्जियां उड़ा दी। तभी भीड़ में खड़े कॉलेज के स्टूडेंट ने जोर से कहा, अरे हाँ, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है भाई। एक औरत और ने कहा, ग्रिल के अंदर दबकर मक्खी जिंदा कैसे रह सकती है? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। एक और आदमी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, इसने जानबूझकर बाहर से मक्खी पकड़कर इस गरीब लड़की को फंसाने की कोशिश की। ये फ्रॉड कर रहा है। अब वो पूरी भीड़ जो कुछ मिनट पहले निशा को गालियां देने लगी थी, वो अब एक खूंखार भीड़ में बदल चुकी थी और उनका पूरा गुस्सा अब जग्गू पर उतर आया था। लोग जग्गू को घेरने लगे। जग्गू के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने पसीने छूटने लगे और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस ठेले वाले लड़के का दिमाग इतना तेज होगा कि एक सेकंड में उसकी साजिश का साइंटिफिक लॉजिक निकाल कर उसकी धज्जियां उड़ा देगा। दूर खड़ा अक्षय ये देखकर सन रह गया। उसका प्लान पूरी तरह से बैकफायर कर चुका था। वहीं इधर ने सफाई देने की कोशिश करके उसने कहा, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और जग्गू पीछे हटने लगा। लेकिन भीड़ अब बेकाबू हो रही थी। लोगों ने जग्गू की तरफ लपक कर कहा, अरे मारो इस साले को, झूठा इल्जाम लगाता है गरीब लड़की पर। नक्श ने जग्गू को उस बेकाबू भीड़ से नहीं बचाया। उसने बस अपनी जगह से एक कदम पीछे लिया और पलटकर निशा की तरफ देखा। निशा के चेहरे पर जो खौफ और बेइज्जती के आंसू कुछ सेकंड पहले बह रहे थे, वह पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उसकी जगह राहत और एक ऐसे फक्र ने ले ली कि जो एक छोटी बहन को अपने सबसे मजबूत और रक्षक नक्श भाई को देखकर होती है। नक्श ने निशा को अपनी आंखों में एक मूक तसल्ली दी, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। इधर काउंटर के बाहर माहौल पूरी तरह से पलट चुका था। जो भीड़ कुछ देर पहले निशा की गाड़ी तोड़ने उसे पुलिस के हवाले करने पर उतारू थी, वो अब जग्गू के जान की दुश्मन बन चुकी थी। एक हट्टे कट्टे आदमी ने जग्गू का कॉलर पकड़कर कहा, साले, तूने हमें बेवकूफ बनाया। एक गरीब लड़की के धंधे पर लात मारने की कोशिश की तूने। तभी एक और आदमी ने चिल्लाकर कहा, मारो इस फ्रॉड को, इसने बाहर से मक्खी पकड़कर खाने में मिलाई है। जग्गू के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पसीने से नहा रहा था।
उसके हाथ से फड़फड़ाती हुई मक्खी कब नीचे गिर चुकी थी। वो बस पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे चारों तरफ से एक अभेद्य पिंजरे की तरह घेर लिया था। तभी जग्गू ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। जग्गू हकलाकर अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन लोगों के धक्के और गालियां उस पर बरसने लगी। तभी उस भारी हंगामे और शोरगुल के बीच एक बहुत ही तेज और कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज आई। तभी किसी ने दहाड़ कर कहा, पीछे हटो, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ। एक बहुत ही कड़क, रोबदार और खौफनाक फीमेल आवाज ने पूरे फूड कोर्ट में शोर को एक सेकंड के लिए चीर दिया। भीड़ अचानक रुक गई और लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बहुत ही प्रभावशाली, तेज तर्रार लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र कब 20-22 साल की होगी। उसने एक काले रंग का बहुत ही शार्प और फॉर्मल पैंट सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा और अथॉरिटी थी जिसे देखकर बड़े बड़े नेता भी खौफ खा जाए। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था। ठीक उसके पीछे 6 बेहद खूंखार, काले चश्मे पहने उसके अपने पर्सनल बाउंसर्स खड़े थे। यह रक्षी थी। रक्षी इस पूरे इंटरनेशनल कार्निवल की ऑर्गेनाइजर और हेड डायरेक्टर थी। वो कोई आम इवेंट मैनेजर नहीं थी। उसके पास हैदराबाद के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पुलिस अफसरों के सीधे नंबर थे। इस मेले में अगर एक पत्ता भी हिलता तो रक्षी की मर्जी से हिलता। रक्षी अपने बाउंसर्स के साथ भीड़ को चीरती हुई बिल्कुल बीचों बीच आ गई। वहां जग्गू डरा हुआ खड़ा था और नक्श निशा के काउंटर के पास बहुत ही शांति से यह सब देख रहा था। तभी रक्षी ने चिल्लाकर पूछा, मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है मेरे कार्निवल में? यहाँ इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं और तुम लोग यहाँ सड़क पर छाप गुंडों की तरह दंगा कर रहे हो। क्या वजह है इस भीड़ की? रक्षी की आंखों में आग उगल रही थी। रक्षी की वो तेज आवाज सुनकर कोई भी आम आदमी बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। तभी भीड़ में से वही कॉलेज का स्टूडेंट जिसने नक्श की बात सबसे पहले समझी थी, वो आगे आया। उस लड़के ने जग्गू की तरफ इशारा करके कहा, मैम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस आदमी ने अभी अभी एक बहुत ही घटिया ड्रामा किया है। इसने इस लड़की के फूड ट्रक से एक ग्रिल बर्गर खरीदा और फिर जानबूझकर अपने हाथ में एक जिंदा मक्खी लाकर हम सबसे कहा कि यह मक्खी बर्गर के अंदर निकली है। इसने पूरी भीड़ को भड़का दिया था। हम सब इस लड़की की गाड़ी तोड़ने ही वाले थे। उसकी बात सुनते ही रक्षी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और निशा की तरफ देखा। तभी उस लड़के ने नक्श की तरफ बहुत ही सम्मान से देखकर आगे कहा, लेकिन फिर इस भाई ने आकर हम सबका दिमाग खोला। इसने लॉजिक से साबित किया कि 200 डिग्री सेल्सियस की गर्म ग्रिल के अंदर दोनों तरफ से दबने के बाद कोई मक्खी जिंदा और फड़फड़ाती हुई कैसे निकल सकती है। इस आदमी ने जानबूझकर बाहर से मक्खी पकड़कर इस लड़की का बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश की है। रक्षी भी कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी। क्या हुआ, ये पहला इवेंट था, लेकिन वो सालों से अपने पापा को ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते देख रही थी। उसे पता था कि ऐसे मेलों में गुंडे एक दूसरे की दुकान को बंद करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। फिर अक्षय ने नक्श की तरफ देखा। उसे नक्श की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और गहरी नजर आई, लेकिन उसने नक्श से कोई बात नहीं की। उसका पूरा फोकस अब उस मुजरिम पर था जिसने उसके कार्निवल का नाम खराब करने की कोशिश की। रक्षी धीरे धीरे चलकर जग्गू के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। रक्षी ने अपने वॉकी टॉकी को अपनी हथेली पर थपाकर बहुत ही सर्द आवाज में कहा, तो तू मेरे कार्निवल में आकर मेरी दुकानों को बदनाम करेगा? तो लोगों को जहर और मक्खी की झूठी कहानियां सुनाकर यहाँ दंगे भड़काएगा? तभी आगे से जग्गू ने कहा, नहीं 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 मैडम जी, ये लड़का झूठ बोल रहा है। वो मक्खी। जग्गू अभी भी अपनी झूठी कहानी पर अड़े रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रक्षी ने जोर से चिल्लाकर कहा, बकवास बंद कर। रक्षी इतनी जोर से दहाड़ी कि जग्गू के घुटने कांपने लगे। इसके बाद रक्षी ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला। पुलिस के एक बड़े अफसर का नंबर डायल करने लगे। रक्षी ने फोन कान पर लगाकर जग्गू की आंखों में देखकर कहा, मुझे तो कोई सफाई नहीं सुननी। मैं अभी के अभी हैदराबाद पुलिस के डीसीपी को कॉल कर रही हूँ। पब्लिक प्रॉपर्टी पर दंगा भड़काने, फ्रॉड करने और कार्निवल की इमेज खराब करने के जुर्म में तुझे कम से कम 7 साल के लिए जेल में सड़ाऊंगी। पुलिस के डंडे जब थाने में तेरी खाल उधेड़ेंगे ना, तब तुझे ग्रिल मशीन का तापमान याद आएगा। पुलिस, डीसीपी और 7 साल की जेल, ये सब जग्गू के कानों में किसी बम की तरह फट गई।
वो एक छोटा मोटा नुक्कड़ का गुंडा था। उसे लगा कि वो बस एक ड्रामा करेगा, लड़की की गाड़ी टूटेगी और भीड़ से निकल जाएगा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि यह मामला सीधा पुलिस और डीसीपी तक पहुंच जाएगा। जेल और पुलिस की लाठियों के खौफ से जग्गू की पैंट गीली होने की नौबत आ गई। उसका सारा नाटक, सारा लालच, सारी वफादारी एक सेकंड में हवा हो गई। जग्गू पागलों की तरह रोता हुआ रक्षी के पैरों में गिर गया। उसने रक्षी के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं मैडम जी, पुलिस को मत बुलाइए, प्लीज फोन काट दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी बात सुनकर रक्षी ने फोन कान से हटाया लेकिन काटा नहीं। उसने जग्गू की आंखों में देखकर कहा, तो फिर सच उगल, किसने भेजा है तुझे यह ड्रामा करने के लिए? तेरी इस लड़की से क्या दुश्मनी है? तभी आगे से जग्गू ने डर के मारे जवाब देकर कहा, मेरी मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं मैडम जी, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। जग्गू ने फर्श पर नाक रगड़कर फूट फूट कर रोका। अपनी जान बचाने के लिए वो नाम उगल दिया जो दूर खड़ा छुपने की कोशिश कर रहा था। जग्गू ने चीख कर कहा, मुझे मुझे ये सब करने के लिए अक्षय भाई ने भेजा था। अक्षय का नाम सुनते ही रक्षी के चेहरे के भाव बदल गए। अक्षय कोई आम इंसान नहीं था। इस पूरे कार्निवल का सिक्योरिटी इंचार्ज था। उसी के कंधे पर इस पूरे मेले की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर भी रक्षी ने कंफर्म करने के लिए दांत पीस कर पूछा, कौन अक्षय? हमारे सिक्योरिटी हेड अक्षय की बात कर रहा है तू? आगे से जग्गू ने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए सारे राज खोल कर कहा, हाँ हाँ मैडम जी, वही अक्षय। उसी ने मुझे बाहर से बुलाया था। उसने कहा कि इस लड़की की गाड़ी पर मक्खी का ड्रामा करना है ताकि इसका धंधा बंद हो जाए, भीड़ इसकी गाड़ी तोड़ दे। मुझे तो उसने 500 रुपए दिए थे इस सब करने के लिए। मेरा कोई कसूर नहीं है मैडम जी, मुझे अक्षय ने फंसाया है। उसकी ये बात सुनकर रक्षी का खून खोल गया। जिस इंसान को उसने लोगों की हिफाजत के लिए रखा, वही इंसान उसके कारविलन में गरीब दुकानदारों की गाड़ियां तोड़ने की साजिश रच रहा था। रक्षी ने तुरंत अपने पर्सनल बाउंसर की तरफ देखा। उसने बहुत ही खौफनाक और ठंडी आवाज में हुक्म देकर कहा, मुझे वो हरामी अक्षय अभी के अभी यहाँ चाहिए। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसकी टांगे तोड़कर उसे घसीट कर यहाँ लेकर आओ। आगे से उसने एक बाउंसर से तुरंत सम्मान के साथ कहा, यस मैम। और इसके कहते ही रक्षी के चार बाउंसर्स आंधी की तरह उस सिक्योरिटी टेंट की तरफ दौड़ पड़े जहां अक्षय छुप कर ये तमाशा देख रहा था। अक्षय ने जब देखा जग्गू ने उसका नाम उगल दिया, रक्षी का खूंखार बाउंसर उसी की तरफ आ रहे हैं, तो उसके चेहरे का गुरूर, सारी और हफ्ता वसूली अकड़ एक पल में गायब हो गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रक्षी के बाउंसर्स बड़े ही प्रोफेशनल थे। उन्होंने अक्षय को मेले के पिछले गेट के पास ही दबोच लिया। तभी अक्षय ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। अक्षय चिल्ला रहा था लेकिन एक बाउंसर ने उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी और उसे कॉलर से घसीट कर वापस उस फूड कोर्ट की तरफ ले आए। उसने अक्षय को लात मारकर रक्षी के बिल्कुल पैरों के पास फेंक दिया। अब वो अक्षय जो कुछ देर पहले डंडा लेकर निशा को धमका रहा था, खुद इस मेले का भगवान अपने आप को समझ रहा था, जो धूल से सना हुआ कांपता हुआ एक भिखारी लगने लगा था। तभी अक्षय ने गिरते ही अपनी सफाई देना शुरू करके कहा, मैडम मैडम, ये जग्गू झूठ बोल रहा है, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं। तभी रक्षी ने जोर से चिल्लाकर कहा, शट अप। रक्षी ने जोर से चिल्लाई। अक्षय की आवाज गले में ही घुट गई। रक्षी ने अक्षय की आंखों में खौफनाक नजर डालकर पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्निवल में गुंडाई करने की? तूने इस लड़की की गाड़ी तोड़ने की साजिश क्यों रची? तेरी क्या दुश्मनी है इससे? वहीं अक्षय पसीने से नहा चुका था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, जो जानता था कि अगर सच बता दिया तो हफ्ता वसूलता है, तो रक्षी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अक्षय ने झूठ बोलकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता मैडम, मुझे तो फंसाया जा रहा है। तभी अक्षय को अभी भी झूठ बोलता देखकर, उसके एक झूठे नाटक को देखकर निशा के अंदर खौफ को अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब नक्श भाई जैसा पहाड़ उसके पीछे खड़ा था, तो उसे इस अक्षय से डरने की क्या जरूरत थी? निशा अपने काउंटर के पीछे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंसुओं के सूखे हुए निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक सच्चाई और निडरता की आग थी। निशा ने आगे आकर बहुत ही साफ और तेज आवाज में कहा, मैं बताती हूँ मैम, इसने क्या किया। तभी रक्षी ने मुड़कर निशा की तरफ देखकर कहा, हाँ बताओ, डरो मत, जो भी सच है वो मुझे बताओ। निशा ने अक्षय की तरफ एक बहुत ही घृणा भरी नजर डाली, फिर पूरी भीड़ और रक्षी के सामने सच बोलना शुरू करके कहा, मैम,
हमने मैनेजमेंट ऑफिस से 500 रुपये रोज के हिसाब से इस जगह की पूरी फीस दी। हमारे पास पर्ची भी है। ये कहते हुए निशा ने अपनी जेब से रसीद निकाल कर रक्षी को दिखाकर आगे कहा, लेकिन आज दोपहर को ये सिक्योरिटी इंचार्ज मेरी गाड़ी के पास आया। इसने अपना डंडा मेरे काउंटर पर मारा और मुझसे कहा, अगर मुझे यहाँ गाड़ी लगानी है तो मुझे हर रोज 1,000 रुपये प्रोडक्शन मनी के नाम पर हफ्ता देना होगा। हफ्ता, प्रोडक्शन मनी। ये शब्द सुनते ही रक्षी के चेहरे की नसें तन गई। उसके ही कार्निवल में उसके ही नाम पर यह घटिया सिक्योरिटी गार्ड हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहा था। तभी निशा ने अपनी बात आगे बढ़ाकर कहा, मैम, हम गरीब लोग हैं। हम दिन भर में इतनी मेहनत करके भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। मैंने इसे वो 1,000 रुपये देने से मना कर दिया था। मेरे भाई ने भी इससे कह दिया कि हमें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। निशा ने उंगली जमीन पर पड़े अक्षर की तरफ उठाई। निशा ने बहुत ही मजबूती से आगे कहा, हमारे पैसे देने से मना करने पर इसके ईगो को चोट लगी। इसने मुझे उसी वक्त धमकी दी थी कि मुझे खून के आंसू रुलाएगा और मेरी गाड़ी यहाँ से हटवा देगा। और इसी दुश्मनी को निकालने के लिए, अपनी इस हफ्ता वसूली की अकड़ दिखाने के लिए इसने जग्गू को पैसे देकर मेरी गाड़ी पर ये मक्खी वाला ड्रामा करवाया, ताकि मेरी गाड़ी टूट जाए, मेरा बिजनेस बंद हो जाए और मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए। निशा की यह गवाही इतनी सच्ची और साफ थी कि वहां खड़े हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ में खड़े कुछ और छोटे ठेले वाले भी अब हिम्मत करके आगे आ गए। तभी एक गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ मैडम जी, ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है। ये अक्षय हम सबसे रोज 100-200 रुपए हफ्ता लेता है। जो नहीं देता उसकी रेहड़ी पलट देता है। अब रक्षी के सामने पूरी तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। रक्षी का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा था। उसने अक्षय की तरफ देखा, जो अब अपनी चोरी पकड़े जाने पर कुत्तों की तरह कांपने लगा था। उसने तुरंत रक्षी के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अक्षय रोते हुए रक्षी के पैरों में रेंगने लगा। तभी रक्षी ने बहुत ही घृणा से अपना पैर पीछे कर लिया। उसने नफरत भरे अंदाज में चिल्लाकर कहा, ए, डोंट टच मी। यह कहकर उसने अपने बाउंसर्स को इशारा किया। बाउंसर्स ने आगे बढ़कर अक्षय को गले में लटकता हुआ सिक्योरिटी इंचार्ज का आई कार्ड एक झटके में तोड़कर निकाल लिया। तभी रक्षी ने दांत पीस कर कहा, तेरी औकात एक सिक्योरिटी गार्ड की है और तू मेरे ही कार्निवल में माफिया बनकर हफ्ता वसूल रहा है। यू आर फायर्ड इसी वक्त। उसकी ये बात सुनकर अक्षय रोने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मैडम, मैडम प्लीज, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा मैडम। लेकिन आगे से रक्षी ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तेरा करियर तो अब मैं जेल में बनाऊंगी। ये कहते हुए रक्षी ने वापस अपना फोन कॉल कान पर लगाया और रक्षी ने बहुत ही सख्त और प्रोफेशनल लहजे में पुलिस से बात करना शुरू किया। उसने फोन पर कहा, हेलो डीसीपी सर, हाँ मैं रक्षी कपूर बात कर रही हूँ। मेरे कार्निवल में मुझे पुलिस की एक जीप चाहिए। मैंने यहाँ एक एक्सटॉर्शंस रैकेट पकड़ा है। मेरा ही एक एक्स सिक्योरिटी इंचार्ज अक्षय और उसका एक गुंडा दोस्त पब्लिक प्रॉपर्टी पर दंगा भड़काने और मासूम दुकानदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों मेरे बाउंसर्स की कस्टडी में हैं। आप तुरंत एक टीम भेजिए और इन्हें अरेस्ट करवाइए। ये कहते हुए रक्षी ने फोन काट दिया। वहीं अक्षय और जग्गू फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी सारी गुंडाई, सारा हफ्ता वसूली का नशा अब हैदराबाद जेल की सलाखों के पीछे उतरने वाला था। तभी रक्षी ने निशा की तरफ देखा। रक्षी के चेहरे पर वो गुस्सा अब एक बहुत ही सम्मान भरी और कोमल मुस्कान में बदल गया और रक्षी ने निशा के कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर कहा, आई एम सो सॉरी बहन, तुम्हें मेरी मैनेजमेंट की गलती की वजह से सब सहना पड़ा। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। आज के बाद इस कार्निवल में तुम्हें कोई हफ्ता नहीं मांगेगा और ये मेरी गारंटी है। तुम आराम से अपना बिजनेस करो। आगे से निशा ने हाथ जोड़कर रक्षी को थैंक यू कहा। भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी। रक्षी के इस इंसाफ और निशा की बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप आई और अक्षय और जग्गू को हथकड़ियां लगाकर वहां से ले गई। कार्निवल का यह हंगामा हमेशा के लिए शांत हो गया। सब कुछ ठीक हो गया था। निशा का फूड ट्रक फिर से सुरक्षित था और ग्राहकों की लाइन वापस लगनी शुरू हो गई। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान ऐसा था जिसे इस जीत से, इस इंसाफ से या इस तालियों की गिड़गिड़ाहट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो नक्श शाह था। जब रक्षी अजय को सजा दे रही थी और निशा को इंसाफ मिल रहा था, नक्श वहां खड़ा होकर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा था। वो खामोशी से भीड़ से पीछे चला गया। उसके दिमाग में अभी सिर्फ एक ही नाम था, पल्लवी। उसके हाथ में पल्लवी की वो तस्वीरें थी
जो उसने इस हंगामे के दौरान अपनी जेब में रख ली थी। नक्श ने एक बहुत ही गहरी और सर्द सांस लेकर खुद से कहा, ये छोटे मोटी लड़ाई है, ये गुंडे, ये मेरे किसी काम के नहीं। मेरा मकसद यहाँ इंसाफ करना नहीं है और मेरा मकसद सिर्फ अपनी दुनिया को ढूंढना है। ये कहकर नक्श ने निशा की तरफ देखा। निशा खुश थी और अपने बर्गर बनाने में लगी हुई थी। नक्श ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि निशा पूरी तरह सुरक्षित है। रक्षी जैसी धाकड़ आयोजक के होते हुए अब कोई गुंडा फूड ट्रक की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। नक्श ने अपनी जेब में रखे पल्लवी की तस्वीरों को, उस बंडल को अपनी मुट्ठी में कस कर सोचा, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, मुझे वापस अपनी तलाश में जाना होगा। इस लाखों की भीड़ में मेरी दुनिया कहीं ना कहीं मुझे जरूर मिलेगी। ये सोचते हुए नक्श अपने कदमों की भीड़ की तरफ उस आंधी की तरफ मोड़ने लगा। उसने अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। क्या बात है रक्षी, यहाँ क्या हो रहा है? ये कोई चीख नहीं थी, कोई पुकार नहीं थी। ये बस एक बहुत ही साधारण कोमल मीठी आवाज थी। लेकिन इस एक आवाज ने नक्श शाह की दुनिया को उसी सेकंड और उसी जगह पर जड़ दिया। ये आवाज नक्श के कानों के पर्दे से टकराई और सीधे उसकी रूह के अंदर उतर गई। नक्श के कदम वहीं पर जम गए। उसकी सांसें अचानक उसके गले में अटक गई। उसके पूरे शरीर में एक ऐसा भयानक करंट सा दौड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथों में पल्लवी की तस्वीर का बंडल छूटकर जमीन पर गिर गया। ये आवाज, ये लहजा, ये कोई अजनबी आवाज नहीं थी। ये वही आवाज थी जो पुरानी लाइब्रेरी के अंधेरे कोने में उसे अपने गांव के किस्से सुनाती थी। ये वही आवाज थी जिसने कॉलेज की छत पर बारिश की बूंदों के बीच शर्मा कर कहा था, मुझे तुम्हारे महल या गाड़ियां नहीं चाहिए नक्श, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। नक्श के सूखे हुए होठों से एक बेजान सी फुसफुसाहट निकली, पल्लवी। उसका दिल इतने जोर से धड़कने लगा, उसे लगा कि उसकी पसलियां टूट कर बाहर आ जाएंगी। नक्श ने कांपते हुए शरीर और फटी हुई आंखों के साथ बहुत ही धीरे से धीरे पीछे मुड़कर देखा। कार्निवल का वो सारा शोर और लाउड स्पीकर के गाने, वो हजारों लोगों की भीड़, नक्श के दिमाग में सब कुछ म्यूट हो गया था। उसकी नजरों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था, सिवाय एक चेहरे के। कुछ एक कदम की दूरी पर रक्षी के बिल्कुल पास एक लड़की खड़ी थी। उसको देखते ही नक्श की आंखें फटी की फटी रह गई। और ये कोई और नहीं, ये उसकी पल्लवी ही थी। लेकिन ये वो पल्लवी नहीं थी जिसे नक्श जानता था। उसने कोई पुराना या धुला हुआ सूती सूट नहीं पहना था। उसने एक बहुत ही खूबसूरत रॉयल और डिजाइनर ब्लू कलर की शानदार ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल बहुत ही सलीके से सेट किए गए थे। चेहरे पर एक बहुत ही एलिट और गंभीर और अमीर घरानों वाला ग्लो था। उसके गले में एक पतली सी हीरे की चेन भी थी। उसके ठीक पीछे दो भारी भरकम काले सूट पहने हुए पर्सनल बाउंसर्स हाथ बांधे खड़े थे। काले सूट पहने हुए पर्सनल बाउंसर्स हाथ बांधे खड़े थे। वो बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। उसी वक्त निशा, जो बर्गर पैक कर रही थी, उसने भी उस आवाज को सुनकर सिर उठाया। निशा की नजरें भी उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की पर जाकर टिक गई। निशा के हाथ से चिमटा नीचे गिर गया। निशा ने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को आईने के सामने उतनी बार नहीं देखा जितनी बार उसने पिछले कुछ दिनों में पल्लवी को ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख ली थी। निशा के मुंह से अचानक निकला, पल्लवी भाभी। और वो भी उस चेहरे को एक सेकंड में पहचान गई। वही नक्श का दिमाग सुन्न हो चुका था। पिछले 2 महीने की वो नर्क जैसी तड़प, वो फुटपाथों पर सोना और वो दर दर की ठोकरें, वो खून और वो आंसू, सब कुछ इस एक चेहरे को देखकर नक्श की आंखों के सामने से किसी फिल्म की तरह गुजर गया। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, पल्लवी। नक्श की आंखों से आंसुओं का एक खौफनाक सैलाब बह निकला। वो भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है। वो भूल गया कि वो शाह एम्पायर का वारिस या एक फटीचर है। वो अपनी जगह पर एक भूखे, तड़पते हुए और पागल इंसान की तरह उस लड़की की तरफ दौड़ा। उसने चिल्ला कर कहा, पल्लवी। नक्श की वो चीख इतनी दर्दनाक और इतनी गहरी और इतनी सच्ची थी, पूरे फूड कोर्ट में खड़े लोगों का दिल एक पल के लिए दहल गया। उस एक चीख में 2 महीने की रातों की जुदाई का पूरा दर्द समाया हुआ था। नक्श पागलों की तरह भीड़ को चीरता हुआ अपने दोनों हाथ आगे फैलाए हुए उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की की तरफ भागा। निशा भी अपना काउंटर छोड़कर रोते हुए नक्श के पीछे पीछे दौड़ी। तभी उस लड़की के पीछे खड़े दोनों बाउंसर्स ने जब एक गंदे फटे पुराने कपड़े पहने
दाढ़ी वाले लड़के को अपनी मालकिन की तरफ ऐसे पागलों की तरह दौड़ते हुए देखा तो तुरंत अलर्ट हो गए। दोनों बाउंसर्स ने आगे बढ़कर एक लोहे की दीवार की तरह नक्श का रास्ता रोककर कहा, ए पीछे हटो। उन्होंने नक्श के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन नक्श उन बाउंसर्स से पागलों की तरह भिड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, हटो मेरे सामने से, वो मेरी पल्लवी है, पल्लवी। वो एक खूंखार शेर की तरह उन्हें धक्का देकर अपनी रानी के पास पहुंचना चाहता था। तब रक्षी ने जब उस ठेले वाली लड़के को अपने बड़ी बहन की तरफ इस पागलपन से भागते हुए देखा तो वह एक पल के लिए हैरान रह गई। लेकिन रक्षी ने कुछ मिनट पहले नक्श की वो समझदारी को, खामोश ताकत और जग्गू की साजिश को नाकाम करने वाला उसका वो तेज दिमाग देखा था। रक्षी को नक्श की आंखों में कोई हैवानियत नहीं बल्कि एक अजीब सी, रूह को चीर देने वाली तड़प नजर आ रही थी। रक्षी जानते थे कि यह लड़का उसकी बड़ी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए रक्षी ने तुरंत अपने हाथ का इशारा करके उन बाउंसर्स को पीछे हटने का हुक्म देकर कहा, लीव हिम। वो देखना चाहती थी कि नक्श उसकी बहन के साथ क्या करने वाला है। तभी रक्षी का ऑर्डर मिलते ही बाउंसर्स पीछे हट गई। बाउंसर्स के पीछे हटते ही नक्श लड़खड़ाता हुआ सीधा उस लड़की के बिल्कुल सामने जाकर गिरते गिरते बचा। निशा भी भागते हुए नक्श के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। नक्श की सांसें उखड़ रही थी। उसकी लाल और आंसुओं से भरी आंखें उस लड़के के चेहरे को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई प्यासा इंसान किसी मीठे पानी के झरने को देख रहा हो। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, पल्लवी। नक्श रो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उस लड़की के चेहरे को, उसकी उन गहरी आंखों को छूना चाहता था, लेकिन उसके हाथ हवा में ही कांप रहे थे। उसने बहुत ही भावुक आवाज में सिसक कर कहा, तू तू जिंदा है मेरी जान। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू ठीक है मेरी पल्लवी। लेकिन जब नक्श ने उस लड़की की आंखों में देखा तो नक्श का दिल एक झटके से धड़कना भूल गया। उन आंखों में वो प्यार, वो पहचान और वो चमक नहीं थी जो हमेशा नक्श को देखकर पल्लवी की आंखों में आ जाती थी। उन आंखों में कोई खौफ नहीं था। उन आंखों में एक अजीब सी उलझन, एक कोरी खामोशी और एक किसी अनजान भिखारी को देखने वाली अजनबी सी नजर थी। लड़की की ने नक्श को देखकर अपने कदम एक इंच पीछे कर लिए, जैसा वो किसी पागल इंसान से डर रही हो। लड़की ने बहुत ही तहजीब लेकिन एक साफ अजनबी लहजे में कहा, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और आप मुझे किस नाम से बुला रहे हैं? उसका ये लहजा सुनकर नक्श के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये पल्लवी का चेहरा जरूर था, लेकिन ये पल्लवी के अल्फाज नहीं थे। नक्श को लगा कि शायद पल्लवी उस हादसे की वजह से उससे नाराज है, इसलिए नक्श ने रोकर कहा, पल्लवी प्लीज ऐसा मत करो। ये कहकर वो उस लड़की के सामने घुटनों के बल लगभग गिर गया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो एक बादशाह होकर भी इस वक्त सबसे बड़ा भिखारी लग रहा था। नक्श ने सुबक कर आंसुओं से भरे चेहरे के साथ गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी जान। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। मैं तुम्हें उस मौत के होटल से, उस भयानक दर्द से नहीं बचा पाया। मुझे जो सजा देनी है दे दे, मुझे मार डाल, मेरे मुंह पर थप्पड़ मार, लेकिन प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। तो मुझे ऐसे भूल नहीं सकती पल्लवी। मैं तेरा नक्श हूँ, तेरा फटीचर नक्श। प्लीज मुझे ऐसे मत देख। नक्श के आंसू, उसके तड़प इतनी सच्ची थी कि वहां खड़ी रक्षी और निशा की आंखें भी नम हो गई। निशा ने रोकर कहा, दीदी प्लीज नक्श भाई को ऐसे मत तड़पाओ। इन्होंने आपको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया है। तभी उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की के चेहरे पर नक्श के इन आंसुओं को देखकर एक बहुत ही गहरी हमदर्दी और दया आ गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी पहचान का कोई नामो निशान नहीं था। तभी रक्षी ने आगे आकर नक्श के कंधे पर हाथ रखा। रक्षी ने बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से नक्श से कहा, मिस्टर प्लीज खुद को संभालिए। मुझे लगता है आप लोगों को कोई बहुत भारी गलतफहमी हो गई। आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। ये कोई पल्लवी वल्लवी नहीं है। उसके बाद सुनकर नक्श ने झटके में अपना सिर उठाया। रक्षी को गुस्से और लाचारी से देखकर कहा, झूठ मत बोलो, ये मेरी पल्लवी है। मैं अपनी मोहब्बत को उस लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। तभी आगे से रक्षी ने बहुत ही शांत लहजे में लेकिन मजबूती से कहा, ये झूठ नहीं है, ये मेरी सगी बड़ी बहन है। इसका नाम देविका है, देविका कपूर। देविका कपूर। ये नाम सुनते ही नक्श का दिमाग फटने लगा। उसने रोते हुए कहा, नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं है पल्लवी।
तूने ये अमीर कपड़े क्यों पहने हैं? तू ये सब नाटक क्यों कर रही है? तभी उस लड़के ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि नक्श के इस हालात को देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो धीरे से नक्श के करीब आई। उसने बहुत ही कोमलता से बात करना शुरू किया। देविका मतलब पल्लवी की शक्ल वाली वो लड़की बहुत ही प्यार और एक अमीर घराने की तहजीब के साथ नक्श को समझा कर बोली, देखो मिस्टर, प्लीज आप रोइए मत। मुझे सच में नहीं पता कि आप कौन है और आप इस भयानक हादसे की बात कर रहे हैं। मैं आपको नहीं जानती। वही नक्श अपनी जगह पर पत्थर बन चुका था। उसके आंसू उसकी दाढ़ी में उलझ कर गिर गए। तभी देविका ने बहुत ही हमदर्दी से आगे कहा, मुझे लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड शायद हूबहू मेरी जैसी दिखती होगी। दुनिया में एक शक्ल के कई लोग होते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं देविका कपूर हूँ, हैदराबाद के कपूर परिवार की बड़ी बेटी। मेरी बहन राशि ने ये कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है। मैं तो बस यहाँ इसे सपोर्ट करने आई थी। लेकिन नक्श अभी भी अपनी फटी हुई लाल आंखों से उस लड़की को देख रहा था। उसकी आंखें, उसके होठ और उसके नाक, उसके चेहरे की बनावट, सब कुछ 100% पल्लवी जैसा था। 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं। लेकिन नक्श का वो खूंखार और तेज दिमाग, जो भावनाओं के बवंडर में अंधा हो चुका था, अब धीरे धीरे चीजों को नोटिस करने लगा। इस लड़की के बोलने का लहजा बहुत ही एलिट, कॉन्वेंट एजुकेटेड और हैदराबाद के अमीर घरानों वाला था। पल्लवी की आवाज में गांव का एक बहुत ही मासूम सी मिठास और एक झिझक थी। और सबसे बड़ी बात, पल्लवी की आंखों में नक्श के लिए जो अलग सी चमक थी, वो इन आंखों में बिल्कुल भी नहीं। ये आंखें बिल्कुल कोरी थी, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि ये उसकी पल्लवी है। नक्श अपने पैरों पर खड़ा हुआ उलट खड़ा रहा था। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक शक्ल के दो इंसान, बिल्कुल हूबहू बहू। उसका दिल अभी भी उस लड़की को अपनी पल्लवी की धड़कन महसूस कर पा रहा था। तभी निशा ने नक्श का हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से उसके कान के पास कहा, भाई, ये सच में पल्लवी भाभी नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल उनके जैसे दिख रही है। तभी रक्षी ने अपने बाउंसर्स को इशारा किया और देविका के आसपास वापस खड़े हो गए। इसके बाद रक्षी ने नक्श की तरफ देखकर कहा, मुझे आपके हालात देखकर बहुत अफसोस हो रहा है मिस्टर। आपने अभी जिस तरीके से इस लड़की को गुंडे से बचाया, मैं जानती हूँ कि आप कोई गलत इंसान नहीं, लेकिन मेरी बहन को पल्लवी समझने की आपकी गलतफहमी उसे परेशान कर सकती है। मैं हैदराबाद के कपूर खानदान से हूँ। मेरी बहन बचपन से इसी शहर में हमारे साथ इस महल में पली बड़ी है। वो कभी किसी गांव में नहीं रही और ना ही वो किसी चौथी मंजिल से गिरी। हालांकि वो सब कह रही थी, लेकिन साथ ही वो नक्श से नजरें चुरा रही थी। तभी देविका ने नक्श की तरफ एक आखिरी हमदर्दी भरी नजर डालकर कहा, आई होप आपको तसल्ली हो गई है और आपको आपकी पल्लवी जल्द मिल जाएगी। प्लीज टेक केयर। ये कहकर देविका अपनी बहन रक्षी और बाउंसर्स के साथ वहां से पलट गई। मेले के वीआईपी सेक्शंस की तरफ मुड़ गई। वहीं नक्श वहीं उस धूल भरी जमीन पर खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न था। उसका दिल जो कुछ देर पहले पल्लवी को देखकर खुशी से झूम उठा था, वो अब एक ऐसे गहरे और अंधेरे कुएं में जा गिरा जहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं था। नक्श ने कांपते हुए अपने हथेलियों को देखा, जिनसे उसने अभी अभी अपनी रानी को छूने की कोशिश की थी। उसने सिसक कर कहा, अगर वो पल्लवी नहीं तो मेरी पल्लवी कहाँ है? तभी निशा ने नक्श के गले लगा लिया और वो रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हिम्मत रखो भाई, भगवान हमारे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वही नक्श की नजरें अभी दूर जा रही थी। उसकी ब्लू ड्रेस वाली लड़की पर टिकी हुई थी। नक्श कोई आम इंसान नहीं था। वो शाह एम्पायर का वारिस था। वो इतनी आसानी से किसी भी हम शक्ल वाली थ्योरी पर विश्वास करने वाला नहीं था। उसने मन ही मन में कहा, एक शक्ल के दो लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका वजूद एक ही शहर में एक साथ कैसे टकरा सकता है? नक्श का दिमाग अब एक खौफनाक कंप्यूटर की तरह कैलकुलेट कर रहा था। उसने आगे सोचा, वो 1.5 उम्र की औरत और उसका पति पल्लवी को लेकर दिल्ली से सीधा हैदराबाद ही क्यों आई? क्या इस देविका कपूर और इस रक्षी और उस रहस्यमयी मारुति वैन के बीच कोई बहुत बड़ा और खौफनाक कनेक्शन है? नक्श की आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन उन लाल आंखों में अब वो खूंखार और शातिर जासूस वाला रूप लौट आया था। नक्श ने मन ही मन में एक खौफनाक कसम खाकर कहा, अगर तू देविका कपूर है तो मैं इस कपूर खानदान की पूरी कुंडली निकालूंगा। और अगर इस चेहरे के पीछे मेरी पल्लवी का कोई राज छुपा है, या किसी ने मेरी पल्लवी की याददाश्त के साथ कोई खिलवाड़ किया, तो मैं इस हैदराबाद शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये सोचकर
नक्श ने अपनी जेब से अपना वो पुराना और स्क्रीन चटका हुआ फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक और जुनूनी तूफान उठ चुका था जो अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं था। नक्श ने फूड कोर्ट के उस भीड़ से थोड़ा दूर एक शांत कोने में जाकर फोन कान के लगाया। उसने एक ऐसा नंबर डायल किया जो उस वक्त उसकी इकलौती उम्मीद थी, काशीनाथ जी। दो तीन रिंग के बाद फोन उठ गया। नक्श ने धीरे से कहा, हेलो काशीनाथ जी, क्या आप मेरी अपने लेवल पर एक हेल्प कर सकते हैं? नक्श की आवाज में बादशाह वाली दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेबसी और मिन्नत थी जो अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं की थी। फोन के दूसरी तरफ मौजूद काशीनाथ जी, जो नक्श को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा मानते थे, नक्श की इस टूटी हुई और दर्द भरी आवाज को सुनकर तड़प उठे। उन्हें पता था कि देवराज शाह ने नक्श की मदद करने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन एक वफादार का दिल अपने बाबा को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए काशीनाथ जी ने तुरंत, बिना एक सेकंड के देरी किए, कहा, जी बाबा, बताइए क्या बात है। अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए। उनके ये बात सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी वीआईपी टेंट की तरफ थी, जिधर पल्लवी मतलब देविका गई थी। उस तरफ देखते हुए नक्श ने अपने शब्दों को चबाकर फोन पर काशीनाथ से कहा, काशीनाथ जी, मुझे हैदराबाद के कपूर खानदान की पूरी कुंडली चाहिए। मुझे इस परिवार के बारे में सब कुछ जानना है। इनका बिजनेस, इनका रुतबा, सबसे जरूरी बात, इनकी एक बेटी है देविका कपूर। मुझे इस लड़की के पैदाइश से लेकर आज तक की एक एक रिपोर्ट, इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स, सब कुछ मेरे फोन पर चाहिए। ये काम मुझे अगले एक आधे घंटे में चाहिए। कपूर खानदान का नाम सुनकर काशीनाथ जी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और नक्श से कहा, जी बाबा, मैं अपनी सबसे भरोसेमंद और खुफिया इंटेलिजेंस टीम को अभी इस काम पर लगाता हूँ। आप बस आधे घंटे का इंतजार कीजिए। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद नक्श फोन हाथ में पकड़े वहीं एक पेड़ के तने से टिक कर नीचे जमीन पर बैठ गया। अगले 30 मिनट नक्श के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि उसे अपनी छाती में दर्द महसूस होने लगा। उसका दिमाग चीर चीख कर कह रहा था कि वो लड़की कोई देविका नहीं, बल्कि उसकी पल्लवी भी है। नक्श अपने बालों को नोच कर मन ही मन में सोचा, उसकी वो आंखें, वो होठ, वो चलने का तरीका, दुनिया में कोई हम शक्ल इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पल्लवी है तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? उसने मुझे एक अजनबी की तरह क्यों देखा? क्या उस अधेड़ उम्र के कपल ने उसे बेच दिया था? कपूर खानदान का मेरी पल्लवी से क्या लेना देना है आखिर? सवालों का एक खौफनाक बवंडर नक्श के अंदर ही अंदर उसको पागल किए जा रहा था। तभी निशा दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। निशा ने बहुत ही प्यार से नक्श के कंधे पर हाथ रखा और एक पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, नक्श भाई, थोड़ा पानी पी लो भाई, तुम्हारी हालात खराब हो रही है। आगे से नक्श ने उसके हाथ से वो पानी की बोतल तो ले ली, लेकिन वो एक घूंट भी नहीं पी पाया। नक्श ने अपनी लाल और आंसुओं से भरी आंखों से निशा की तरफ देखकर पूछा, निशा, तूने भी तो देखा है ना उसे? तू बता निशा, क्या वो मेरी पल्लवी नहीं थी? क्या मेरा प्यार मुझे धोखा दे रहा है? तभी निशा वहीं जमीन पर नक्श के पास बैठ गई। उसने नक्श के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। निशा ने उसको दिलासा देकर कहा, भाई, मैं कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की नहीं, लेकिन मैंने सड़क पर लोगों के चेहरे पढ़ना सीखा है। मैंने पल्लवी भाभी की तस्वीर को हजारों बार देखा। वो लड़की 100% पल्लवी भाभी ही थी। लेकिन भाई, उनकी आंखों में जो सूनापन था, वो किसी नाटक का नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे सच में वो आपको नहीं जानती, जैसे आपकी दुनिया ही कोई और हो। उसकी ये बात सुनकर नक्श रो पड़ा। यही तो बात उसे अंदर तक खाए जा रही थी। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो लड़की कोई और नहीं, पल्लवी ही है। लेकिन अगर पल्लवी है तो उसे भूल कैसे सकती है? उसकी वो यादें, उसके वो वादे, क्या कोई इंसान सब कुछ ऐसे मिटा सकता है? और वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी निशा ने उसे दिलासा देकर कहा, शांत हो जाओ भाई, हम सच में पता लगा लेंगे। तुम कमजोर पड़ोगे तो भाभी को कौन बचाएगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमें जल्द ही कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। निशा की इन बातों ने नक्श को थोड़ी हिम्मत दी। वो एकटक अपने फोन की स्क्रीन को घूरने लगा। इसके करीब 35 मिनट बाद नक्श के फोन की स्क्रीन जली और वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन, काशिनाथ जी कॉलिंग।
नक्श ने एक झटके में फोन उठाया और कान को लगाकर बोला, हाँ काशीनाथ जी, बताइए क्या पता चला। आखिर क्या पता चल गया था काशीनाथ को? आखिर कौन है ये देविका कपूर या पल्लवी ही है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी द अंडर मिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।